इस कहानी का आगाज पंजाब के एक छोटे से गांव से होता है जिसका नाम भी बहुत सारे पाकिस्तानी नहीं जानते होंगे। जहां जवान होकर नामुसाइद हालात में रहकर पाकिस्तान के इस अजीम सपूत ने पाकिस्तान के लिए अजीम कारनामे सरे अंजाम दिए। इसे शुरू से ही खिलाड़ी बनना था। इसमें जुनून था, लगन थी और हौसला था। इसने पहला मेडल 1954 के एशियन गेम्स में 100 मीटर रेस जीतकर हासिल किया। यहां से इसे फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया का खिताब मिला। 1956 में ही इसने इंडो पाक मुकाबलों में एशिया के 100 मीटर और 200 मीटर रेस के रिकॉर्ड पाश कर दिए। इसी साल 1956 में मेलबर्न ओलंपिक्स में 100 मीटर और 200 मीटर रेस के सेमीफाइनल मुकाबलों तक पहुंचा और दुनिया में तेज तरीन दौड़ने वाले खिलाड़ियों में 7वें नंबर पर रहा। इसकी लगन और अनथक मेहनत ने इसे एशिया के तेज तरीन इंसान का खिताब दिलवाया। इसने अपने कैरियर में 36 गोल्ड मेडल, 15 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज हासिल किए। यह था इंतहाई शानदार कैरियर का हामिल पाकिस्तानी एथलीट अब्दुल खालिक, जो गुमनामी की जिंदगी गुजारकर 1988 में माल की हकीकी से जा मिला। भारत का मिल्खा सिंह इसी अब्दुल खालिक का हम असर था और पड़ोसी मुल्क ने इस पर फिल्म बनाकर इसे और इसकी कामयाबियों को अमर कर दिया। मगर हमने बहसियत कौम अपने हीरोज की कदर न करने की कसम उठा रखी है। जब कौम के नौजवान और बाद की नस्लें अब्दुल खालिक जैसे सुपर एथलीट को जानते ही ना होंगे तो सोशल मीडिया पर चक ही मारेंगे और सियासी पार्टियों के ईंधन बनेंगे। ना तो अब्दुल खालिक किसी किताब या सिलेबस का हिस्सा बन सका और ना ही इस पर कोई ड्रामा या फिल्म बनी, वो तारीख के सफ़ों में तारीख हो गया। हैसियत कौम हम पर अब्दुल खालिक का कर्ज आज भी बाकी है। दूसरी कहानी का आगाज कराची के इलाके लियारी से होता है। जब ये 4 साल का था तो इसकी मां का इंतकाल हो गया। इसके बाप ने दूसरी शादी की। इसकी सुतीली मां इसे साथ रखने को तैयार न थी। ये बच्चा गलियों में परवान चढ़ा, बाजारों के लंगर पे पला, पेट की आग बुझाने के लिए मजदूरी की। इसे बॉक्सिंग का इस कदर शौक था कि ये मिट्टी के बैग भरकर इसी बैग पर मुक्के बरसाया करता था, जिससे इसके हाथ लहूलुहान हो जाते। अक्सर हालत यहाँ तक पहुंच जाती थी कि इसके पास खाने को कुछ ना होता था और ये सो जाता था। बॉक्सिंग भी इसने अपनी दिफा के लिए सीखी थी, क्योंकि गलियों में सड़क पर जिंदगी गुजारना कोई आसान काम नहीं था। मगर ये बॉक्सिंग इसका शौक और जुनून बन गई। इसने मुल्क के लिए ओलंपिक्स में बॉक्सिंग का पहला मेडल 1988 में जीता। ये था पाकिस्तान का बॉक्सिंग लेजेंड हुसैन शाह, जो लियारी के फुटबॉल से सियोल ओलंपिक्स के मेडल पोडियम तक पहुंचा। इसकी वापसी पर इसे कंधों पर उठाया गया, प्लाट देने और इनामात के वादे किए गए। मगर एक इंटरव्यू में हुसैन शाह ने अफसरदा होते हुए बताया, इसके साथ किए गए 95% वादे वफा न हुए और ये लिविंग लेजेंड इस कौम की बेवफाई के सबब जापान में रहने पर मजबूर है। अंदाजा कीजिए पाकिस्तानी बॉक्सिंग मुल्क में सिस्क रही है और हमारे गोल्ड मेडलिस्ट जापानियों को बॉक्सिंग सिखाकर काबिल इज्जत जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। हमने एक फिल्म इस पर जरूर बनाई, मगर इसे एक घर इसके बच्चों को ठिकाना न दे सकी। अगरचे हुकूमत पाकिस्तान ने इसे 1989 में 17 इम्तियाज से नवाजा, मगर इस गरीब को, पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले इस खिलाड़ी को 17 इम्तियाज की इस कदर कीमत का कुछ अंदाजा नहीं। ये समझ बैठा कि 17 इम्तियाज से अपना और अपनी फैमिली का पेट भर सकता है। ये बेवकूफ तो एक आम पाकिस्तानी की तरह थोड़ी सी इज्जत, घर और अपनी फैमिली के लिए अच्छी तरह जिंदगी गुजारने का ख्वाहिशमंद था। हुसैन शाह का कर्ज भी कौम पर वाजिब है। तीसरी कहानी लाहौर से शुरू होती है, जहां से एक गरीब घर में पैदा होने वाला मोहम्मद बशीर पाकिस्तान को रेसलिंग में ओलंपिक्स में पहला इनफरादी मेडल जितवाता है और जिसका नाम आज सिर्फ हवालों में मौजूद है। इसका नाम सिर्फ इस वक्त लिया जाता है जब ओलंपिक्स में मेडल्स गिरवाने की बारी आती है। इसी मोहम्मद बशीर ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 गोल्ड मेडल और एशियन गेम्स में 4 गोल्ड मेडल जीत रखे हैं। इस मोहम्मद बशीर को भी हुकूमती तमगों से नवाजा गया, मगर कुछ ऐसा नहीं किया गया कि मोहम्मद बशीर जैसे वतन के रोशन मीनार इस मुल्क में रहकर अपने जैसे खिलाड़ी बना सके, किसी रेसलिंग एकेडमी में ट्रेनर बन सके और आने वाली नस्लों को रेसलिंग के गुर सिखाकर ओलंपिक्स तक पहुंचा सके। कौम के गले में मोहम्मद बशीर के कर्ज का तोक भी अभी तक मौजूद है। आखिरी कहानी हमारे आज के हीरो अर्शद नदीम की है, जिसने पाकिस्तान के लिए न सिर्फ पहला इंफरादी गोल्ड मेडल जीता बल्कि ओलंपिक्स में रिकॉर्ड भी बनाया। अर्शद नदीम पाकिस्तान में ज्वलन थ्रू का तारुफ है। अर्शद भी पाकिस्तान के एक छोटे से गांव मियां चन्नू से ताल्लुक रखता है। अर्शद भी दीगर ओलंपियंस की तरह बगैर किसी तवज्जो, मदद और वसाइल के फक्त अपनी मेहनत, ट्रेनिंग और अपने सब्र के बलबूते पर यहाँ तक पहुंचा है। मुल्तान गेम्स में अर्शद ने फटे हुए जूतों के साथ शिरकत की। इसके पास आलमी म्यार की ज्वेलरी न थी, जिसके लिए इसे सोशल मीडिया पर सपोर्ट की दरखास्त करना पड़ी। तारीख आज एक बार फिर अपने आप को दोहरा रही है। हर तरफ अर्शद के नारे हैं, इनामात और मुबारकबादों के पैगाम, खेलों को असर नौ मुल्क में तरवीज देने के वादे, सहूलियत की फराहमी के बोल बचन और इसी कौम में टैलेंट के जरासीम पाए जाने के इंकशाफात। अर्शद नदीम का कारनामा यकीनन बहुत बड़ा और तारीखी है, मगर क्या करें, हमारे सियासी गद भी बड़ा हुनर रखती है और सूरत हाल को सियासी फायदे में बदलने के माहिर है। ये गोल्ड मेडलिस्ट के साथ तस्वीर बनवाने और ख्वाब बेचने के कारीगर हैं। सूबाई और वफाकी हुकूमत ने इस मामले को भी हाईजैक कर लिया है
और ऐसे दावे सामने आ रहे हैं जिसमें कोई ना कोई सियासी शख्सियत अपना और अपनी पार्टी का कद बढ़ाने के लिए अरशद नदीम को अपनी दरियाफ्त करार दे रहे हैं। ये सियासी जिद कामयाबी के बाद तो फौरन किसी को फोन करने को तैयार हो जाते हैं, मगर मुश्किलात के दौर में ये किसी का हाथ थामने को तैयार नहीं होते। ये सियासी और कारपोरेट गिद्ध सिर्फ चढ़ते सूरज के पंजारी होते हैं और इन्हें सिर्फ अपनी रेटिंग और पब्लिसिटी चाहिए। पता नहीं क्यों मुझे 2050 याद आ रहा है, जहां मेरे मुंह में खाक बूढ़ा अरशद नदीम खेलों में हुकूमती सरपरस्ती का रोना रोते हुए दिखाई दे रहा होगा। इसकी हालत ऐसी है कि इसे पहचानना मुश्किल हो रहा है। इसका बदन कमजोर और लागर हो चुका है और अपनी हालत से मजबूर होकर अपना मेडल बेचने के लिए पेश कर रहा है और मीडिया जैसे आज इसकी कामयाबी पर चीखो पुकार कर रहा है, इसी तरह चीख चीख कर हेडलाइंस बना रहा है कि ये वही अरशद है जिसने 2024 में पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता था। आप गुजर बसर करने के लिए रेडी लगाकर सामान बेच रहा है। खुदा करे कि अब की बार ऐसा ना हो, इस बार हकीकी तब्दीली आ जाए, वादे वफा हो जाए और तमाम सूबे खेलों की तरवीज में जुट जाए। महज अकेडमी कायम करने की नुमाइशी और सियासी नारे ना लगे कि ऐसी 20 अकेडमियां पहले भी कायम की गई हैं जिनका सिर्फ हदूद अरबा मौजूद है, ना कोई सहूलत है और ना ही ट्रेनर है। वजीर आला या वजीर आजम के नाम की चमकती हुई बसीदा अफ्ताही तख्ती मौजूद है। कराची के इलाके लांडी में आज से 30 साल कबल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की इमारत करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद जिसका अफ्ताह भी किया गया, मगर ताहाल स्पोर्ट्स का आगाज नहीं हो सका। अकेडमी जरूर बनाए मगर प्रोफेशनल ट्रेनर भी लाए, सहूलियत भी दें, बैनुल अक़वामी सतह के मुकाबले भी मुनक्किद करवाएं। जब स्पॉन्सर और पैसा आएगा तो पर्ची और सिफारिश कल्चर भी आ जाएगा। इसका सद्देबाब भी जरूरी है, वरना हर खेल का अंजाम क्रिकेट की तरह होगा। ब्राजील जिसकी खेलों में फुटबॉल के हवाले से शोहरत है, हालिया पेरिस ओलंपिक्स में ब्राजील की एन रेडी ने जिम्नास्टिक में गोल्ड जीता। इसकी इस कामयाबी को देखकर सैकड़ों लड़कियां ब्राजील में जिम्नास्टिक के खेल की तरफ राग़िब हो गई। खुदारा अरशद नदीम के इस गोल्ड मेडल को अब्दुल खालिक, हुसैन शाह और मोहम्मद बशीर ना बनने दे। अरशद नदीम समेत दीगर गुमनाम हीरोज पर फिल्में और वेब सीरीज बनाई जाए, तमाम स्पोर्ट्स क्लब्स में इनके कारनामों का जिक्र हो, इन पर किताबें लिखी जाए, इनके कारनामे सिलेबस का हिस्सा बनाए जाए कि मौजूदा और आने वाली नस्लें इन गोल्ड मेडलिस्ट के नाम और कारनामों से वाकिफ हों। दुनिया को खेलों का सामान बनाकर देने वाली कौम बेहतरीन खिलाड़ी भी दे, वरना एक और कर्ज भी इस कौम की गर्दन पर होगा और ये कर्ज अरशद नदीम का होगा।